अस्सलाम वालेकुम। नजीब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर जी, आ रहे हैं सर। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है सारी क्लास से कि सिर्फ नजीब आपने अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना है, बाकी सब लोगों ने अपना माइक्रोफोन बंद रखना है। अच्छा, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं लेक्चर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसका मकसद ये है कि हम साथ यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी खोल लें आपकी टेक्स्ट बुक की। ठीक है जी, तो हियर वी गो। नजीब, आपकी आखिरी मुलाकात क्लास के साथ कब हुई है? सर जब हमारा था, कल हमारा सर एक लेक्चर हुआ, उसके अलावा तो नहीं नहीं, कल तो ऑनलाइन हुई होगी ना। मेरा ख्याल है आपकी आखिरी मुलाकात फिजिकली मंडे को हुई होगी। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, ये आखिरी एग्जांपल है जो हम लोगों ने की थी। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, इसे हम कहते हैं ओप एम्प भी कहते हैं या एम्पलीफायर भी कहते हैं, एज अ जेनेरिक एम्पलीफायर। तो ये आउटपुट और इनपुट में जो रेशियो है वो मैग्नीट्यूड था उसका 165.29। ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन शुरू होता है 2.9।
2.9 में रजिस्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आप अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल जो रेजिस्टेंसेस बनाई जाती हैं, तो और जो चिप के रजिस्टर्स हैं और जो कैपेसिटर्स हैं, उनका ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है। जो रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे नंबर होता है, रजिस्टर 1242 है और 5112 है। और ये जो कैपेसिटेंस है, ये छोटी-छोटी कैपेसिटेंसेस होती हैं, यहाँ पे इस तरह लगाई जाती हैं। एनीवे, इसको आप एक दफ़ा थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा अपने ओन पे। अभी हमारे पास वक़्त कम है, जब हमारे पास थोड़ा वक़्त होगा तो हम यहाँ पे वापस आएँगे। इसमें थिन फ़िल्म रजिस्टर्स हैं, सिलिकॉन डिफ्यूज़्ड रजिस्टर्स हैं। ये डिफ्यूज़ रजिस्टर्स की आगे उसने एक पिक्चर भी शेयर की हुई है आपसे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एक टॉपिक आ जाता है बड़ा अहम, वो है एप्लीकेशन एग्जांपल्स का। और ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं सेक्शन 2.10 में। इन इन एग्जांपल्स को समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, और इसको हम देखेंगे कि हमें कब वक़्त मिलता है और कब हम दोबारा इसको रिविज़िट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इनको स्किप कर रहे हैं। इनको किस तरह हमने समझना है और किस तरह करना है, फिर इसमें डिज़ाइन एग्जांपल्स भी कुछ आ जाती हैं, इनको फिर हम बाद में देखेंगे। तो अभी स्ट्रेट अवे हम लोग चैप्टर 3 अपना शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नोडल एनालिसिस या लूप एनालिसिस के ऊपर मबनी है। और उसमें टारगेट तो मेरा ये था कि अगर आज हमारी फ़िज़िकल क्लास होती तो हम लोगों ने 11 एग्जांपल्स करनी थी चैप्टर 3 की, जो कि पेज नंबर 100 से आपकी पेज 120 तक जाती हैं। तो आइए उसको बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको समझाते हैं। नोडल एनालिसिस एंड लूप एनालिसिस। अच्छा, इसमें अब बेसिकली हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ और गोल्स हैं इस चैप्टर के लिए। हम लोगों ने केसीएल और केवीएल पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उसी के आगे मज़ीद एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बोइंग 737 ड्रीम लाइनर 787 ड्रीम लाइनर की है। और इसमें जो ये बता रहा है उसका खुलासा ये है कि आपके इस प्लेन का ऑन बोर्ड सिस्टम रियल टाइम में डेटा सारा ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन में, और ऑटोमेटिकली इसके विंग फ्लैप्स और सारे डायनेमिक्स एडजस्ट करता है ताकि इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो एफिशिएंट रह सके मैक्सिमम। और ग्राउंड स्टेशन से जो उसको डेटा मिलता है वापस, और जो ये ग्राउंड स्टेशन से डेटा शेयर करता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इस पूरे प्लेन की मेंटेनेंस आसान हो जाती है और बिफ़ोर टाइम हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है और उसको बिफ़ोर टाइम किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। एक बात हमेशा ज़हन में रखें, जब भी कोई इक्विपमेंट या कोई मशीनरी या कोई कंप्यूटर, उसको आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो कि उसके ब्रेकडाउन होने से जस्ट पहले आते हैं, यानी कि उसकी ख़राबी से जस्ट पहले। तो उन सिम्पटम्स की बुनियाद पे आप थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली सोचते हुए, प्रोएक्टिवली प्रोसीड करते हुए उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। देखें, एक है प्रॉब्लम अवॉइडेंस और एक है प्रॉब्लम करेक्शन। तो जो प्रॉब्लम करेक्शन है या रेक्टिफिकेशन है या रिपेयर है, उस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड कर लें तो आपकी कॉस्ट कम आती है। इस स्ट्रैटेजी सारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे-छोटे सर्किट्स वहाँ पे इंस्टॉल हुए होते हैं जो रियल टाइम में आपके डाटा मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इन्हीं तरह के सर्किट्स के अंदर जो है ये रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और वायरिंग हुई होती है, और जब उनको डिज़ाइन फ़ेज़ से इम्प्लीमेंट किया गया होगा, डिज़ाइन फ़ेज़ में उनको डिज़ाइन किया गया होगा इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ से पहले, तो वहाँ पर भी
जो नोडल और लूप एनालिसिस है वो लगा के पता लगाया गया होगा कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे किस सर्किट ने काम करना है और इसकी थ्रेशोल्ड क्या है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर इसकी यहाँ पे बोइंग 787 की नोज टिप में या इसके टायर्स के पास अगर कुछ सेंसर लगा हुआ है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने मिनिमम और मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर तक ऑपरेट करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि ये जो एक पर्टिकुलर मॉडल है, ये एक फ़्लाइट है, ये दुनिया के कौन कौन से ख़ित्ते में जानी है। अगर कोई ऐसी फ़्लाइट है जो आपकी जानी है मिसाल के तौर पे अलास्का या नॉर्थ पोल या ग्रीनलैंड, तो वहाँ पे बड़े एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। और फिर अगर वही प्लेन या वही मॉडल आपका जा रहा है सहारा डेजर्ट वाली साइड पे या सऊदी अरेबिया वाली साइड पे, तो वहाँ पे बड़ी शदीद गर्मी होती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये पेश नज़र इसको रखा जाता है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द नोडल एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में फिगर 2.32 के ऊपर काम किया था। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें सारे नोड वोल्टेजेस यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी, और उनके लिए हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक वी एस है, वी ए है, वी बी है और वी सी है। अब नोडल एनालिसिस के लिए जब आप किसी सर्किट को एनालाइज करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक रेफरेंस नोड डिफाइन करनी है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि आपका जो ये वोल्टेज वी एस है और वी ए है, वी बी है और वी सी है, ये वोल्टेजेस हैं जो आपके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पे हैं। नजीब, ये आपको डायग्राम क्लियर नज़र आ रही है? यार पहले स्क्रीन शेयर हो रही थी, अभी नहीं शो हो रही है। ये स्क्रीन में सर्किट बना हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? अच्छा, चले, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि आ रही है नज़र। अच्छा, इसमें पता है क्या है, इसमें मुझे इस तरह आपको इसको शो करना पड़ेगा, ऐसे। चलें, अब देखें नजीब, अब देखें, एक साथ शो हो रही है अभी। ठीक है। ये जो डायग्राम है ना आपकी, बेटा, ये है आपकी फिगर 3.1 और ये वही डायग्राम है जो आपकी फिगर 2.32 में हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के पास यहाँ पे हार्ड कॉपी है ना अपने चैप्टर की बुक की, तो वो उसको खोल लें, उसमें से देख के स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये एक सिंबल होता है, इसे कहते हैं हम ग्राउंड का सिंबल, और ये यहाँ पे इस डायग्राम में इसने कहाँ लगाया हुआ है, इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस जगह पे, नोड नंबर 5 पे। एक तो पहली बात ये समझ लें कि इस सर्किट में 5 नोड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 नोड्स हैं और इनमें से एक नोड को इसने ग्राउंड नोड कह दिया, ठीक है। और ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग ये वोल्टेजेस मेजर करेंगे ना यहाँ पे नोड 1 पे, नोड 2 पे, नोड 3 या नोड 4 पे, जिसे हम वी ए, वी बी या वी सी भी कह रहे हैं, तो बल्कि ये वी ए जो है ये वाला नोड है, पॉइंट 2 वाला। वी बी जो है ये नोड 3 वाला वोल्टेज है। वी सी नोड 4 वाला वोल्टेज है। और वी एस जो है वो ये वाला नोड है, ये 12 वोल्ट के ऊपर जो 1 वाला नोड है, ठीक है। ये सारे जो वोल्टेजेस हैं ये मेजर हो रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड नोड, ठीक है। ये ग्राउंड नोड से इसका वोल्टेज मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वी ए 3 वोल्ट्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन नोड 2 इज 3 वोल्ट्स। यूजुअली ग्राउंड को लिया जाता है 0 के तौर पे, ठीक है। अच्छा जी, अब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा इसको रिव्यू करते हैं
फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हम नोडल एनालिसिस करें, नोड 1 का, नोड 2 का, नोड 3 और नोड 4 का। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में नोडल एनालिसिस में ये बात देखी है कि हमारा केसीएल कहते हैं कि एट एनी नोड आपका जो करंट एंटर हो रहा है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। और यहाँ पे अगर आप नोड 2 में देखें तो आपका करंट 1 I1 एंटर हो रहा है और I2 और I3 लीव कर रहा है। ठीक है। इसी तरह नोड 3 में अगर आप देखें तो आपका I3 एंटर हो रहा है और I4 और I5 यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी। और अब इन चीज़ों को हम देखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले ये इक्वेशन देखें, V1 इज इक्वल टू VS माइनस VA। ये इक्वेशन किस तरह आपकी आई है? ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी बन रही है VS इज इक्वल टू V1 प्लस VA। तो ये वाली इक्वेशन है। इसमें VS को वो दूसरी साइड पे ले गया। ये KVL है आपके फर्स्ट लूप या लेफ्ट मोस्ट लूप के अंदर। ठीक है। और इसी इक्वेशन में से अगर मैं V1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे VS का पता है और मुझे VA का भी पता है। ठीक है। 12 माइनस सी इज 9 वोल्ट्स। ये VA जो है ये कौन सा वोल्टेज है? दिस इज द वोल्टेज एट नोड 1 यहाँ पे। सॉरी, ये V1 जो है दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर। ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा हमें? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको दोबारा देख लें, VS इज इक्वल टू V1 प्लस VA। और VA हमें पता है वो 3 वोल्ट्स है। तो इससे हमें पता लगा कि V1 जो है वो 9 वोल्ट्स होगा। अच्छा, इन अ सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड आउट V3 इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब ये किस तरह है? आपका जो V3 है, ये देखिए ये वाला वोल्टेज जो इस नोड पे वोल्टेज है V3, सॉरी ये V3 नोड वाला नहीं है, V3 है ये वाला वोल्टेज जो इस रजिस्टर के अक्रॉस है, 3 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो ये किसके बराबर होगा? दिस वुड डेफिनेटली बी द सम ऑफ द वोल्टेज एट नोड 2 एंड द वोल्टेज एट नोड 3, जो कि होगा V2 माइनस V3। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी तवज्जो तलब ये है कि हम ये ज्यूम करें कि ये जो करंट है ये फ्लो कर रहा है कौन सी नोड से कौन सी नोड तक? नोड 2 से नोड 3 तक। तो V2 जो है यहाँ वाला जो वोल्टेज है ये ज़्यादा होगा V3 के वोल्टेज से। इसका मतलब ये है कि V3 जो है दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन दी हायर वोल्टेज एंड लोअर वोल्टेज। ये देखें V3 इज इक्वल टू VA माइनस VB। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि VA हायर पोटेंशियल पे है, VB लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक हो गया। अब अगर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो V3 की वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी और I3 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल करंट जो फ्लो कर रहा है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। खैर वो एक अलग बहस है। यहाँ पे इस वक्त फॉर्चुनेटली ये बात ट्रू है कि V2 इज अ हायर पोटेंशियल एंड V3 इज एट ए लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा ये मामला है। अच्छा आगे चलते हैं जी। आपका जो V5 है द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर इज द डिफरेंस ऑफ V3 माइनस V4। और ये इक्वेशन भी इसने यहाँ पे दी हुई है। और V5 जो है उसी तरह ये किसके बराबर आएगा? जो आपका वोल्टेज यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब नोड 3 पे वोल्टेज है 3/2 और नोड 4 पे वोल्टेज है 3/8। तो 3/2 माइनस 3/8 का जो डिफरेंस है वो आपका 9 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है V5 उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट चेक करना चाह रहे हैं, I1, I3, I5। तो I1 आप देखिए अगर बुक आपके सामने खुली हुई है, I1 वुड बी V1/9 के और I3 जो है
वो आपका आ जाएगा वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 3K, और I5 आएगा वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 9K। ठीक है, ये I1 I3 और I5 की तीन इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी, जो ये इक्वेशंस है। ठीक है, अच्छा, इन एडिशन टू दीज करंट्स, आपका ऑथर ये कहता है कि I2 और I4 ये भी तो दो करंट है ना। ये कौन कौन से करंट है? ये वो करंट है I2 जो आपका इस नोड से निकल के 6 किलो ओम के रजिस्टर में से होता हुआ ग्राउंड टर्मिनल की तरफ जा रहा है, या ग्राउंड नोड की तरफ जा रहा है, जो कि 5 है। ठीक है, और ये जो I2 है इसकी वैल्यू होगी दिस वोल्टेज V2 माइनस 0, क्योंकि ये ग्राउंड है। और वही देखें यहाँ पे इसने इनपुट किया हुआ है, I2 इज VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। अब VA जो है वो हमें पता है, ये जो पॉइंट है ग्राउंड नोड वाला, इसका वोल्टेज भी हमें पता है, ये 0 है। और ये 6 किलो ओम क्या है नीचे, ये रजिस्टर है आपका। तो इससे हमारा I2 आ जाएगा। इसी तरह जो I4 है वो आपका आएगा VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, ये I4 आ जाएगा। अब आप देखें कि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास I1 से लेके I5 तक सारे करंट्स आ गए हैं। नजीब, यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सब लोगों को? जी सर। अच्छा, अभी चलें, तक तो मेरी आवाज़ भी क्लियर है? जी सर। ओके, अब ये जो 5 के 5 हमारे पास करंट्स आ गए हैं, भाई यही मेन चीज़ होती है नोडल एनालिसिस में। इसको हम लोग यूज़ करते हुए फिर KCL लगाते हैं मुख्तलिफ नोड्स पे, और इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी तवज्जो तलब है कि आपका कोई भी ये जो करंट है वो हमारा फ्लोइंग थ्रू एनी रजिस्टर इज VM माइनस VN डिवाइडेड बाय R। ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी करंट का जो कि एक रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। अब इसका इसने एक डायग्राम क्या बनाई हुई है कि देखें, एक तरफ ये, एक तो ये रजिस्टर लगा हुआ है आपका दो नोड्स के दरमियान, ये नोड M है, ये नोड N है। ठीक है, अब जो नोड M है ये कोई भी एक नोड हो सकती है। ये एक जो डायग्राम बनी हुई है 3.2, ये पूरे एक उसकी सब डायग्राम है बड़े सर्किट की। और जो VN है ये इसके वोल्टेज है राइट हैंड साइड पे। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कि ये इंडिकेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो VM है ये हायर पोटेंशियल पे है VN के। इसका मतलब ये है कि करंट I जो फ्लो करेगा दैट वुड बी इक्वल टू VM माइनस VN डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये एक उसने जनरल एक इक्वेशन बताई है, और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे अभी ऊपर इम्प्लीमेंट करके आए हैं, और वो ये है, ये देखें। और इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने I1 I3 I5 I2 और I4 ये भी कैलकुलेट किए। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था कि हम लोग जब एक सर्किट को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस सर्किट में नोड्स कितनी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिगर 3.1 को देखें तो इसमें कितनी नोड्स हैं? नजीब, आपको कितनी नोड्स नज़र आ रही हैं? सर इधर अभी सर्किट विजिबल नहीं है, इधर काइंडली दोबारा दिखा दीजिए। यार, आपके पास बुक है यहाँ पे सामने जहाँ पे आप इसको देख सकें? सर आप स्क्रीन पे देखेंगे। नहीं है, फिजिकली बुक नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चले, मेरे पास यहाँ पे बुक है। मेरे लिए फिर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्किट खोल कर रखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये फिगर 3.1 जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, बेसिकली इसमें 5 नोड्स हैं। 4 नोड्स ऊपर हैं, 5वीं नोड नीचे है। जो नीचे वाली नोड है ना, इसको हमने ग्राउंड नोड कह दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि थ्योरेटिकली अगर हमने इसमें सारे नोड वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें
एक नोड जो है उसको रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड के तौर पे आइडेंटिफाई करना है या डिसाइड कर देना है, जो कि हम लोगों ने कर दिया नोड 5 को। बाकी कितनी नोड्स रहेगी? n-1। तो n-1 नोड्स के लिए हमें यहाँ पे KCL इक्वेशंस लिखनी है हर नोड के लिए, और ये जो n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी ना, इससे ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आसान उर्दू में इसको अब ये समझ लें कि यहाँ पे सर्किट में अगर आपको 5 नोड नज़र आ रही हैं, ये देखें 1 2 3, ये तीसरी नोड है, ये आपकी चौथी नोड है, और ये पांचवी नोड है। पांचवी नोड तो आपको पता है, आपने ग्राउंड नोड कर दिए। तो इन 5 नोड्स के लिए आपको 4 इक्वेशंस चाहिए n-1। अगर आपकी 5 नोड्स हैं तो आपको 4 इक्वेशंस चाहिए, और उन 4 इक्वेशन से आप इन 4 नोड वोल्टेजेस को फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन यही सारी बात जो है वो आपकी यहाँ थ्योरी में भी लिखी हुई है कि thus at least we need n-1 equations for the remaining n-1 रेफरेंस नोड्स। ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये देखिए, मैंने ये लाइन हाईलाइट कर दी है, जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने हर नोड के ऊपर KCL लगाना है कि कौन सा करंट एंटर हो रहा है और कितने करंट जो है वो वापस निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या चल रहा है, आगे क्या वो बताता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, इस डायग्राम में वो ये बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स कह देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ 4 वोल्ट्स किसके रेफरेंस से है। ये एब्सोलूट वैल्यू नहीं होती है, हवा में फ्लोट नहीं कर रही होती 4 वोल्ट्स या -2 वोल्ट्स। ये विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड नोड होती है। फॉर एग्जांपल, ये V1 जो है यहाँ पे 4 वोल्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड लेवल 3। ठीक है, अच्छा, अगर हम V1 का वोल्टेज लें विद रिस्पेक्ट टू द नोड 3, नोड 1 विद रिस्पेक्ट टू द नोड 3, वो क्या है? वो 4 है। अगर हम V2 विद रिस्पेक्ट टू द नोड 3 लें या ग्राउंड, वो क्या है? वो V-2 है। लेकिन अगर हम लोग ये वोल्टेज लेते हैं वोल्टेज 1 का विद रिस्पेक्ट टू द V2, V1 विद रिस्पेक्ट टू द V2, तो वो आएगा V1 माइनस V2, और वो होगा +6। नजीब, ये बात समझ आ रही है आपको? सर ये जो नजीब, नोट 2 है इसके ऊपर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ नजीब, जब मैं आपको मुखातिब करता हूँ ना, तो उसका मतलब होता है कि पूरी क्लास को मुखातिब कर रहा हूँ। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैं सारे ये हम अनम्यूट कर देंगे ना माइक्रोफोन्स, तो फिर यहाँ पे बस गपशप होगी और ये शोर शराबा ही होगा, फिर लेक्चर नहीं डिलीवर हो सकता। अच्छा, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरेक्टिव किस्म का उस तरह लेक्चर नहीं है जिस तरह फिजिकल मीटिंग में होता है, तो एक दफ़ा आप लोगों को या 2-3 दफ़ा ये पढ़ना पड़ेगा अपने ओन पे। नोडल वोल्टेज 2 जो है ना, वो गिवन है हमारे पास -2। ठीक है, द वोल्टेज एट नोड 2। जब हम इसको -2 कहते हैं तो हमने ये देखना है कि -2 एब्सोल्यूट नहीं होता, ये हवा में फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होती। दिस वैल्यू इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और वो रेफरेंस इस केस में हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड नोड है, नोड 3। जो V2 के ऊपर जो वैल्यू है वो है -2, और दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द नोड 3। और अगर हम V1 को देखें विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड नोड, तो वो आता है हमारे पास 4 वोल्ट्स। और अगर हम ये वोल्टेज फाइंड करना चाहें V1 विद रिस्पेक्ट टू V2,
तो वो हमारे पास आता है +6। पूछें किस तरह? वो आएगा 4 -2 और उसका रिजल्ट आएगा +6। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा, और नोड 2 पे विद रिस्पेक्ट टू नोड 2 पे जो इस वक्त है वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू V1, ये होगा -6, ठीक है। यानी कि करंट जो है वो नोड 1 से नोड 2 की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर हम नोड 2 के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। बहरहाल ये थोड़ी सी चीज़ कंफ्यूजिंग है, आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस ये बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ये वोल्टेजेस हैं ये किसी ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से मेजर किए जाते हैं, ये एब्सोल्युटली हवा में फ्लोटिंग नहीं होते। अच्छा जी, और अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो ये कॉन्सेप्ट इसने बताया यहाँ पे। उसने ये कहा है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं हमारी ज़िंदगी पे। अगर एक साहब जो हैं वो हाई वोल्टेज तार को उन्होंने पकड़ा हुआ है एक हाथ से, और दूसरे हाथ में उन्होंने दूसरी तार को पकड़ा हुआ है, तो उनकी बॉडी और उनके दिल के क्रॉस जो करंट की ट्रांसमिशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि उनके दोनों हाथ सेम पोटेंशियल पे हैं। चाहे वो 5 वोल्ट्स है, चाहे वो 100 वोल्ट्स है, चाहे वो 10 वोल्ट्स है, ठीक है। तो उनकी बॉडी के थ्रू कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, देयर शुड बी सम डिफरेंस इन पोटेंशियल, चाहे वो 0.01 वोल्ट्स का ही क्यों ना हो। जितना कम पोटेंशियल होगा उतना कम फ्लो करंट जो है फ्लो करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट कॉजेज द करंट टू फ्लो। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जब आप एक रजिस्टर लगा देते हैं तो आप करंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जो रजिस्टर है इट प्रोवाइड्स टेक्निकली रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक हो गया। अब अगर वो साहब जिन्होंने दोनों हाथों से तारें पकड़ी हुई हैं, अगर वो एक हाथ किसी और तार पे रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जो कि जहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है या सेम वोल्टेज नहीं है जो उनकी दूसरी तार पे है, या वो नीचे ज़मीन पे पैर रखते हैं, जैसे ज़मीन पे पैर रखेंगे तो उनकी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा और बड़ा फेटल हो सकता है। इसी तरह की एक एग्जांपल जो है उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, वह सच्चा वाक़या है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में हम रहते थे, जिस टाउन में, वहाँ पे एक बंदे ने एक चिड़िया पाली हुई थी या परिंदा पाला हुआ था, इसको कहता है पैराकीट। अब ये पैराकीट क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता वैसे बाय द वे व्हाट अ पैराकीट इज, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई परिंदा होता है। हाँ ठीक है, ये आ गए आपके परिंदे। ये आप लोगों में से बहुत से परिंदे घर में भी रखे होते हैं ना लोगों ने। नजीब, ये तोते देखे हुए हैं आपने? जी सर। ये होता है पैराकीट, पैराकीट वर्सेस पैरट। खैर बहरहाल ये जो तोता है ये एक साहब का उनके पिंजरे में से फरार हो गया उस गांव में से या उस कस्बे में से जहाँ पे आपकी बुक के ऑथर रहते थे, और वो जाके बैठ गया बिजली की तार पे। अब जिन साहब का वो तोता था उन्होंने वहाँ पे लोहे की सीढ़ी लगाई और उस पे चढ़ के एक लोहे का डंडा पकड़ा और उसको पैराकीट को नीचे उतारने या पकड़ने की कोशिश की। जूं ही वो लोहे का डंडा बिजली की तार से लगा, वो साहब हलाक हो गए, क्योंकि जो बिजली थी वो लोअर पोटेंशियल की तरफ बड़ी तेज़ी से फ़्लो की, और उस वक्त जो लोवेस्ट पोटेंशियल था वो उनकी अपनी बॉडी थी। ठीक है। तो ये एक सैड वाक़या है, बल वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज़ वाइटल टू आवर स्टैंडर्ड बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। ओके,
So the last line is for guys like you who are very adventurous and who wish to become like Superman or Superwoman of today. ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है नजीब, प्लीज पे अटेंशन। इसमें दो लफ्ज हैं जो थोड़े से ना टिल्टेड हैं, वो मुझे बताएं कौन से हैं। और एक इसमें क्वालिफाई है। नहीं, क्वालिफाइड टिल्टेड नहीं है, क्वालिफाई से पहले दो लफ्ज टिल्टेड हैं, डज नॉट। डालना। ये देख रहे हैं आप। जी सर। The material in this book and your teacher both, they do not qualify you to handle it safely. There will always be extremely careful around electrical circuits. वो ना हो कि घर में आप घर वालों को पता लगे कि वो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, आज पढ़ते पढ़ते सेकंड सेमेस्टर में उसको किसी ने सर्किट एनालिसिस का कोर्स पढ़ा दिया है, तो अब वो कह रहा है कि उसके एक हाथ में ना प्लास है, एक हाथ में वायर कटर है, एक हाथ में पेचकस है, और वो कह रहा है मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो शोर मचाता फिर है कि अगर किसी का कोई बिजली का मसला है तो मैं वॉलंटेरिली इसको ठीक कर देता हूँ। सर कुछ स्टूडेंट्स ना वेट कर रहे हैं, इनको एडमिट कर लें। अच्छा चलो, बिल्कुल एडमिट कर लेते हैं जी। लेकिन ये स्टूडेंट्स इतनी लेट आए क्यों हैं? एक आया है सिर्फ, राबिया मैडम, राबिया आसिफ साहिबा आई हैं बस, और कौन है? और मुझे बताएं 60 की क्लास में अभी तक सिर्फ 39 आए हैं, बाकी किधर हैं? सर 49 है टोटल, तो भी 49 है हमारे पास। टोटल, चलो 10 तो अभी भी मिसिंग है। जी सर। एनीवे ये मैंने आपको क्लास में भी चीज़ बताई थी कि घर जाके इस तरह के काम नहीं करने। जो भी एक टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन होता है जो इस काम का माहिर है, उसी के थ्रू काम करवाने हैं, ठीक है? क्योंकि ये करंट जो है ये नज़र नहीं आता, और खुदा ना खासा जब करंट लगता है तो आपको लगने के बाद पता लगता है, क्योंकि इसके लगने की स्पीड बहुत होती है। आपको पता है कि जब भी आप किसी ऐसे सर्किट को हाथ लगाते हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा भी करंट पड़ता है, तो आप गैर महसूस तरीके से अपना हाथ फौरी उससे पीछे खींचते हैं, एंड इट हैपन्स इन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ये ना इंसानी जहन की, जो अगर प्री मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने पढ़ा होगा, ये इंसानी जहन में ना ब्रेन में एक फीचर होता है, मोटर मोटर एक्शन होता है या मोटर वेव होती है या मोटर मैकेनिज्म होता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मोटर। तो वो जो है वो जैसे ही आपका ब्रेन सेंस करता है ना कि आपको कोई नुकसान होने लगा या आपको करंट लगने लगा, तो आप फौरन उस सर्किट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचने बैठेंगे या ये आपका जहन प्रोसेस करने बैठेगा ना कि मुझे करंट लग रहा है और करंट लग चुका है, तो अब मैं किसी को आवाज़ दूँ, सोचूं कि घर में आसपास कौन है, कोई मुझे बचाने आए, तो खुदा ना खासा इतने टाइम में जो है ना बंदे का काम हो जाता है। इसी मौके पे मुझे एक सरदार का लतीफ़ा याद आ रहा है, अगर नजीब साहब की इजाज़त हो तो मैं इनकी खिदमत में पेश कर दूँ। नजीब, जी जी सर। इनको बता दूँ वो सरदार वाला लतीफ़ा, वो इनको बिजली के वाले से याद रहेगा। जी सर बता दें, मर्जी आप। अच्छा, एक सरदार करंट लग के तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि उसको याद आया कि लाइट गई हुई है। तो ये एक वन लाइनर, एक लतीफ़ा है, लेकिन खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि कोई इस कंडीशन में जाए, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि करंट जो है बहुत तेज़ी से प्रोसीड करता है, ठीक है? तो ये एक सच्चा वाक़या उस बंदे ने बताया कि एक बंदे का जो परिंदा है वो जाके बिजली की तार पे बैठ गया है और उसने उसको जाके पकड़ा है और किसी से मदद नहीं ली, और लोहे की उस पे सीढ़ी पे और लोहे के डंडे से, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। एनीवे अच्छा जी, अब आप फिगर 3.4 पे आ जाएं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक सर्किट है आपके पास, ठीक है? अब वो कह रहा है इसको हमने एनालाइज करना है। अच्छा जी, अब नजीब ये जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है आई ए माइनस आई ए प्लस आई वन प्लस आई टू, ठीक है? ये इसने नोडल एनालिसिस लगाया है नोड वन पे।
नोड 1 पे अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो क्या बनेगा, आई ए एंटरिंग करंट है और आई वन और आई टू लीविंग करंट है। ये देखें, आई ए इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और आई ए को अगर मैं इस साइड पे ले जाऊं तो ये माइनस आई ए प्लस आई वन प्लस आई टू आ जाएगा, इस साइड पे जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं ओहम्स लॉ लगाऊं, आई इज इक्वल टू जी वी, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ऊपर वाली, ये कन्वर्ट हो जाती है इस इक्वेशन में। नजीब, ये आई इज इक्वल टू जी वी, ये ओहम्स लॉ है, ये गलत नहीं लिखा हुआ? सर फिर हम इधर आई आर लगाएंगे तो उसको इन्वर्स करके कंडक्टेंस हो जाएगी। ये जी क्या होता है? कंडक्टेंस। और इसके यूनिट होते हैं साइमन, है ना? जी सर। जी सर। साइमन होते हैं। नहीं सर, वो सीमेंस मेरे ख्याल से कहते हैं, इसी तरह कोई वर्ड है। सीमंस इसी तरह से नहीं, सीमंस ही होते हैं। आपने जो लेक्चर मिस किया था ना, उसमें आपकी क्लास से कुछ स्टूडेंट्स ने ये फितवा दिया था कि साइमन होते हैं, तो मैं खुद परेशान हो गया था कि साइमन साहब कहाँ से आ गए हैं। ये नहीं भूलना, इसके सीमंस होते हैं। ठीक है। और ये v इज इक्वल टू आई आर ही की फॉर्म है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, उसको i इज इक्वल टू जी वी लिखा हुआ है इसने, और g इज इक्वल टू वन ओवर आर। और ये जो है आपका, अगर हम ये आई वन देखें तो आई सर वन इसको का जो सर इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है, इसने जी की फॉर्म में क्यों लिखा है इधर? this is because you guys are students of computer engineering department at UT Lahore, and things are going to get very difficult for you for the upcoming months, for the rest of your life. That's why. ठीक है। So make yourself comfortable. जिस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में वो पोस्टमार्टम के लिए स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं ना सर्द खाने में, तो वहाँ पे ना फॉर्मलिन या कोई केमिकल होता है, उसकी स्मेल बड़ी ना इरिटेटिंग होती है न्यू कमर्स के लिए। नजीब सुनने वाली बात है। तो वहाँ पे जब मेडिकल के नए नए स्टूडेंट्स अजीबो गरीब शक्लें बना रहे होते हैं ना, और कुछ की तबीयत खराब हो रही होती है, तो वो पता क्या कहते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरा सांस लीजिए, क्योंकि आपने आने वाले वक्त में डॉक्टर बनना है, तो आप इसके साथ आपका चलना फिरना रहेगा इन मेडिसिन की स्मेल्स के साथ। तो ये जो जी है ना मेरे भाई, ये इसका ताल्लुक आपके साथ रहना है। अब इसकी वजह ये है, वैसे टेक्निकल ये तो खैर अपनी जगह मजाक की बात है, और लेकिन किसी हद तक ठीक भी है। इसकी प्रैक्टिकल वजह ये है कि हम आगे जाके इसे देखेंगे, हमने इस सारे को ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ये देखें, और मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इस वजह से इसे लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स जो है, कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करता है ना, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में करता है। आपने मैट लैब सॉफ्टवेयर का नाम सुना हुआ है? बेसिकली मैट लैब इज शॉर्ट फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। वहाँ पे भी ना मैट्रिक्स के ऊपर सारे फंक्शन। आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी हुई है? मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स टू। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि एक सारी वर्चुअल वर्ल्ड जो क्रिएट की जाती है, उसमें सारी मैनिपुलेशन मैट्रिसेस की फॉर्म में हो रही है। ठीक है। अगर आप कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फिनोमेना, कोई भी चीज़ मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें अननोन वोल्टेजेस या अननोन पैरामीटर्स या वेरिएबल्स को फाइंड करना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। वो हम कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको इस वजह से जी की फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकें। अब वो मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह आती है उसको आगे देखते हैं। नजीब, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके यहाँ पे, अच्छा नजीब, हमारी 15 मिनट तक अगर ये क्लास ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि इसकी ऊपर लिमिटेशन होती है फ्री वर्जन पे, तो मैं आपको नया लिंक सेंड करूँगा, उस पर आपने दोबारा आ जाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? नजीब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी सर आ रही। हाँ बस ये सब स्टूडेंट्स को बता देना, कहीं वो ये ना हो कि वो भाग जाएं जी सर कर देंगे कि। शेयर, दोबारा से मैं कर दूंगा ग्रुप में शेयर। हाँ दोबारा से उनको कर देना। अच्छा अब ये देखें कि आपका ये इक्वेशन हमने लिखी थी -IA प्लस I1 I2 इज इक्वल टू 0, या फिर IA इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये IA कौन सा करंट है? ये वो करंट है जो आपके यहाँ पे इनवर्ट फ्लो कर रहा है नोड 1 पे, और नोड 1 से दो करंट निकल रहे हैं, I1 और I2। ठीक है, ये दो करंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद अगर हम ये I1 IA तो हमें पता है जो है सो है, जो I1 और I2 है इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे? V1 माइनस दिस ज़ीरो वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1, यानी कि V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R1। अगर मैं R1 का इन्वर्स लूँ तो क्या बनता है? G1। तो G1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह, I इज इक्वल टू जी वी। और अगर I2 में देखूँ तो ये जो करंट है दैट इज द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन 1 एंड वोल्टेज 2। ये I2 यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2, और R2 का मैं इन्वर्स लूँगा तो वो G2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, ये जो मैंने हाईलाइट की है ये बेसिकली आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी का आगे डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि क्या है, इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे G1 प्लस G2 एक फैक्टर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, साथ माइनस है, फिर G2 एक फैक्टर है, और फिर V2 है, और फिर IA है। ठीक है, और अगर हम इसको ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे V1 और V2 है, और राइट हैंड साइड पे I है। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन आपने जेन में रखनी है। अच्छा ये तो हो गया नोड 1 का एनालिसिस। क्या? KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1। ठीक है, अगर हम KCL एट नोड 2 लगाएं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर आपकी इक्वेशन आ जाती है -I2 प्लस IB प्लस I3। क्यों? क्योंकि I2 जो है ये आपका इनवर्ट फ्लोइंग करंट है, और IB और I3 जो है ये आपके आउटवर्ड करंट्स हैं। ठीक है, और I2 जो है वो आपका ज़ाहिर है राइट हैंड साइड पे था, आप उसको उठा के तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अच्छा अब आगे देखें जी, I2 जो है ये क्या वोल्टेज है? दिस इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय G2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय G2 विच वाज डिवाइडेड बाय R2। ये जो I2 करंट है ये V1 से V2 तक फ्लो कर रहा है, तो ये V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। R2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका सीमेंस बन जाएगा G2। V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय G2 इस तरह, और IB उसी तरह आ जाएगा IB, और G3 जो है ये V2 माइनस ज़ीरो है, और ये जो आपका करंट है ये है I3। दिस इज दी I3 करंट, और ये क्या है? V2 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R3। तो V2 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R3, R3 को अब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे G3 हो जाएगा। ठीक है, तो नजीब ये इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये भी आपके इस फॉर्म में आ जाती है, -G2 V1 प्लस G2 प्लस G3 मल्टीप्लाइड बाय V2 इज इक्वल टू -IB। अब एक इक्वेशन ये है, ये तो मैंने हाईलाइट की हुई है, जिसकी राइट हैंड साइड पे -IB है। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी ये है। हमारे पास दो नोड्स थे और दो इक्वेशन इनकी आ गई हैं। अच्छा नजीब वैसे इस पूरे सर्किट में देख के बताओ, इस पूरे सर्किट में कितनी नोड्स हैं?
3 होंगे सर नोट। 3 होंगी का क्या मतलब है? 3 है सर, मतलब एक 3 है, V1 और V2 बिल्कुल पे सही। क्रॉस है, और एक जो नीचे ग्राउंड है हाँ, उसके मुझे क्रॉस। मुझे मुझे लगा कि आप कह रहे हैं 3 होंगी या 4 होंगी, कोई 4-5 लोगों की कमेटी बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि नजीब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि गलत फरमाया। नजीब भैया, मैं अकेले आपसे बात नहीं कर रहा, मैं पूरी क्लास से बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है अगर मैं उनके रिमार्क्स बीच में ऐड कर लूँगा तो फिर यहाँ पे मछली मंडी टाइप इन्वायरमेंट बन जाएगी, यहाँ पे लेक्चर नहीं डिलीवर होगा। तो आपने ज़रा मेरे से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना है ताकि मुझे अकेलापन ना महसूस हो। अब बात फॉलो करें। नजीब, आर यू विद अस? जी जी सर, सुन लो। ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो भाई ये नजीब, इसमें ये आपकी तीन तीन नोड्स हैं। एक मिनट बेटे, होल्ड करना जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आंटी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा लेक्चर हो रहा है, आप बताएं। ओके नजीब, यहाँ पे बेसिकली ये तीन नोड्स हैं आपके पास, V1, V2। एक नोड ये देखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। अब ये जो तीसरी नोड है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, इसको तो हमने 0 कर दिया। तो कितनी नोड्स रह गई पीछे? 2। 2 हो जाएंगे। यानी कि अब अगर 3 नोड्स थी एक सर्किट में, तो हमें पीछे रह गई 2, n-1 नोड्स रह गई, और n-1 नोड्स को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए? n-1, 2 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है। अब ये 2 इक्वेशंस जो हैं, ये हमें चाहिए, और ये देखो, ये दोनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली हैं। एक इक्वेशन ये है, ठीक है, जो हमने KCL नोड 1 पे लगाया है, और एक इक्वेशन ये है जो हमने KCL नोड 2 पे लगाया है। ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मैं इकट्ठे लिखूं ऊपर नीचे, तो ये आपके पास सेट आ जाता है। नजीब, ये देखेंगे। ठीक है। जी अब जी सर। इन दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेरे भाई 3 तरीकेकार हैं हमारे पास इस वक्त, करंटली, वर्ल्ड वाइड। ठीक है। और वो टेक्निक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला है, अच्छा ये देखिए, इन व्हाट फॉलोज वी विल डेमोन्स्ट्रेट 3 टेक्निक्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। एक है आपका गॉसियन एलिमिनेशन, दूसरा है आपका मैट्रिक्स एनालिसिस, और तीसरा है आपका मतलब मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज। ये मतलब का क्या मतलब है नजीब? ये जो मतलब सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कल मैथ में आया था।
है? मैथमेटिक्स का पोर्टल, मैथ लैब। मैट लैब है? ये आप लोगों को किसने बताया ये मैट लैब है? ये सर हमारे सारे हैं सर, मोहसिन। मेरी आपसे कब बात, और मेरी तो इस लेक्चर से पहले तो मुलाकात ही नहीं हुई आपकी मैट लैब के हवाले से। सर चलो आपने बहरहाल, बताया अभी थोड़ी देर पहले। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग जो हैं जाग रहे हैं और चुकन्ने हैं। बिल्कुल, इसका मतलब मैट लैब है ये मतलब नहीं है। एक देहाती पिंड से उठ के लाहौर शहर आया ना, तो अपने दोस्त को जाके कहता है ये जगह जगह खंबे के ऊपर डंगर डंगर क्यों लिखा हुआ है और साथ खोपड़ी बनी हुई है। तो उसके दोस्त ने कहा कहीं नहीं लिखा हुआ, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो उसने कहा वो देखो सामने खंबे पे डंगर लिखा हुआ है, साथ खोपड़ी बनी हुई है। तो हमारे तो वहां पे डंगर मझ को कहते हैं। तो वो अपने देहाती सादा लोग दोस्त को कहता है ये डंगर नहीं है, ये डेंजर है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ लिया इसको। ये मैट लैब है। अच्छा, एनीवे, गॉसियन एलिमिनेशन, मैट्रिक्स एनालिसिस और मैट लैब। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नोड 1 और नोड 2 के ऊपर अगर आप केसीएल लगाएंगे तो ये दो इक्वेशन आएंगी। अजीब, इसमें आई ए और आई टू माइनस क्यों है? सर इसमें जो है हमारे पास एक नोड से जो करंट आ रही है वो सम ऑफ इक्वल टू आउटगोइंग करती है, तो इसलिए हम इस हाँ तीनों को एक बिल्कुल, साइड पे भी देख बिल्कुल, सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर दूसरे को ये इक्वल करें आई तो ए जीरो के और इक्वल होगा। आई टू जो है ये राइट हैंड साइड पे थे, ठीक है। अच्छा, दो इक्वेशंस ये हो गई। एक केसीएल जो है वो थर्ड रेफरेंस नोड के लिए, वो भी इसने लगाया हुआ है, और वो क्या है? आई ए इज इक्वल टू माइनस आई वन माइनस आई बी माइनस आई थ्री, ठीक है। और अगर हम इसको ये देखें, ये यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये होता है इस नोड पे आई वन करंट भी आ रहा है, आई थ्री भी आ रहा है, और आई टू भी आ रहा है। आई टू है कि आई बी है इसने, हाँ आई बी है। आई टू तो खैर ऊपर वाला करंट है। तो इस नोड के लिए अगर हम केसीएल लिखेंगे तो इसमें आई वन आएगा, आई बी आएगा, और आई थ्री आएगा। और ये आई ए के बराबर होंगे ये सारे करंट्स, ठीक है। और ये इस चीज़ की इक्वेशन है। अच्छा, एनीवे, ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि इस सर्किट में तीन नोड्स हैं, देयरफॉर वी नीड ओनली टू इक्वेशंस दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू अननोन नोड वोल्टेजेस हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू टू, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। और बात भी इसकी ठीक है कि अगर ये नोडल एनालिसिस है इस सर्किट का, इसमें नोड थ्री का वोल्टेज तो हमें पता है वो ज़ीरो है। जो नोड वन का वोल्टेज है V1 और नोड टू का वोल्टेज है V2, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। और इसके लिए ये दो इक्वेशंस भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये वाली दो इक्वेशंस। चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे अब आगे आ रही है आपकी एग्जाम्पल 3.1, और इसने इसको सारा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सर वो जो आपने लास्ट वाली एग्जांपल में बताई है उसका हमने उसको तो जनरल सोल्यूशन तक ही रखना है बस। हाँ, उसको जनरल सॉल्यूशन तक ही रखना है। अब उसी चीज़ को आगे ये इस एग्जाम्पल में सॉल्व करके कर रहा है ना। उसकी वजह ये है कि हमारे पास वहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू गिवन नहीं ना है। अगर R1 और R2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम G1 G2 कहाँ से फाइंड करेंगे? सही है ना। जी सर ठीक है। अब R1 और नेक्स्ट। R2 की वैल्यू वो यहाँ पे दे रहा है ना हमें, देखें ये जनाब एक फिगर 3.4 है, और मेरा ख्याल है ये वही फिगर है जिसको हम पीछे स्टडी करके आए हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब फिगर आपने ये कंसिडर करना है, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि ये दो इक्वेशन डिराइव करने के बाद वो ये कह रहा है कि आप ज्यूम कर लें कि आपके जो पैरामीटर्स हैं ना, गिवन पैरामीटर्स वो ये हैं, देखें इस
Okay, Najib. So, can you hear me? जी सर। Okay, that's good. अब मैं ये कह रहा था कि सारी जो वैल्यूज है ये हम प्लग इन कर देते हैं कौन सी दो इक्वेशन में, इन दो इक्वेशन में जिनका आप पूछ रहे थे कि ये जनरल यहीं तक करना है या आगे भी जाना है कि नहीं। ठीक है। अब G1 G2 हमें पता है, G3 भी पता है, हमें V1 और V2 नहीं पता। ठीक है। और IA और IB भी पता है। तो ये देखें, अगर हम इसको डालते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है। V1 V2 V1 V2 और यहाँ पे भी एक फिगर है और यहाँ पे भी एक फिगर है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाती है V1/4 के, और ये ऊपर वाली इक्वेशन आ रही थी और ये नीचे वाली आ रही है। ठीक है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। और ये बड़ा आसान है, गॉसियन एलिमिनेशन नाम मुश्किल है, बड़ा आसान वो ये है कि द फर्स्ट इक्वेशन फॉर V1 इन टर्म्स ऑफ V2, यहाँ पे V1 को हम लिख रहे हैं ऐसे, V1 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 + 4। और जो V1 की ये वाली जो इक्वेशन है V2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 + 4, ये हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये सूरत हाल आ जाती है। और हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है -15। सब्स्टिट्यूट करें V1 में तो वो आ जाती है -6। तो V2 आ गया -15, V1 आ गया -6। ये तो एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन। और इससे हमने V1 और V2 दोनों फाइंड कर लिए। नजीब, अगर ये दो इक्वेशंस आपको दी जाएं तो इसमें V1 और V2 फाइंड करना कोई मुश्किल काम तो नहीं ना आपके लिए? नहीं सर। सर एक दफा बस ये बता दें कि इन्होंने इसको जो V1 इज इक्वल टू V2 इंटू 2/3 लिखा है, ये किस टाइम 2/3 क्यों लिखा है इसका मतलब? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये V1/4 है ना, इसमें ये -V/6 है। इसको V2 को आप इधर ले जाओ इस साइड पे। अगर जी सर। V2 को आप इधर ले जाते हैं तो ये क्या होगा, V1/4 इज इक्वल टू V2 के प्लस 1 × 10⁻³ ठीक है। जी जी और जब ये 4 के आपका राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 के नीचे है, 4 के ऊपर है, के से कट जाएगा। और 2 2 इज 4 और 2 3 = 6, 2/3 ये आ गया। ठीक है। जी सर ठीक है। और ये जो +4 है ये आया है, इस 4 के को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 मिली के साथ। तो के जो है वो मिली से कैंसिल हो गया, जी सर पीछे बच गया +4। सही है सर, समझ आ गया। सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। यार एक तो ये वेट करने का, एडमिट करने का, ये मेरी समझ से बाहर है। चलो, अब हो गए 39 पूरे। जी सर। चलो, अभी भी एक साथ पीछे रह गए, कोई बात नहीं। चलो, ओके। तो ये तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद नजीब ये देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म में अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। G v = I, ये क्या है? ये G v = I, ये क्या है? ओम्स लॉ है सर। वेरी गुड, ये ओहम्स लॉ है। और इसमें इंडक्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आवर रेजिस्टर। तो ये देखें, ये जो मैट्रिक्स है ना, 1/4 -1/6 -1/6 1/3, ये कहाँ से आया? ये इन दो इक्वेशंस को अगर हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ये वाली दो इक्वेशंस हैं आपकी, ये वाली। ठीक है। और इसमें हम कैपिटल लेटर्स इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेजेस जो हैं ये कांस्टेंट है।
आगे देखें अननोन क्या है, V1 और V2। एक एक जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है वो इसका आ जाएगा, और I इज इक्वल टू 1 और -4 इंटू 10⁻³ ये I का मैट्रिक्स है। तो अगर ये GV इज इक्वल टू I है और इसमें V मैंने फाइंड करना है, तो ये किस तरह आएगा, V इज इक्वल टू G इनवर्स I। नजीब ये ठीक लिखा हुआ है? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है G, इसका हमने इन्वर्स लेना है। तो फिर सर ये हमारे पास मैट्रिक्स V1 और V2। लिखना किस तरह ये काइंडली बता दें। यार ये देखो, ये पूछो, ये 1/4। जी सर। अच्छा, ये कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है? ये तो बड़ा आसान है। ये देख, यहाँ यहाँ से लिखना है। ये देखिए जरा, यहाँ से लिख लें या इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिख लें। अच्छा, तो नजीब ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई है सर आपको? इसमें इसमें हम V1 और V2 को एक एक साइड के ऊपर कर लेंगे दोनों को। यार जाहिर है, अब ये अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखी हुई है तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में। ये देखें, इसकी ना एक पिक्चर भी मैं आपको भेजता हूँ, फिर आपको ज़रा बेहतर और बेहतर पता लग जाएगा कि ये इन्होंने किस तरह लिखी हुई है। जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटे वो सामने दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर नहीं जाना। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, आप गलती से पानी पी भी लोगे ना अगर उस दिन, तो रोज़ा ही टूटता, उसका गुनाह नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, ज़ैनब आप सामने दरवाज़ा बंद करो। अच्छा, सामने दरवाज़ा बंद करो, बाहर नहीं जाना। अजीब, मैं ये आपको ना एक इक्वेशन लिख के भिजवा रहा हूँ, इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जी सर ठीक है। बेटे मैं बेटे मैं इस वक्त बिजी हूँ मीटिंग में। नजीब, ये जो पिक्चर मैंने आपको शेयर की है वो बेसिकली ये है। जी सर ठीक है, समझ आ गया। ये देखें,
इसमें ना मैं वो केज और मिलीज नहीं लिखे, बाकी सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो जी इसमें सर। आप ये देखें कि ये 1/4 -1/6 -1/6 और 1/3, ये क्या है, ये एक आपका कंडक्टेंस का मैट्रिक्स बन गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का, और साथ ही आपका वी आ गया, और साथ ही आपका आई बन गया। ये दरवाज़ा बंद करें और लाइट ऑफ करके बच्चों को ऊपर भिजवा दें। तो ये आपका आई वी इक्वल टू आई आर, जो हमारा ओहम लॉ है, उसी चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अब नजीब समझ आ गई? जी सर। तो जी वी इज इक्वल टू आई का मतलब ये है कि अगर इसमें मैंने वी को सॉल्व करना है तो जी को मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, जी का मैं लूंगा इन्वर्स, और जी का आप इन्वर्स लेंगे तो उसके लिए आपको इसका चाहिए एड जॉइंट। और एड जॉइंट क्या होता है कि इसमें आप 4 और 3 की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इन वाले दो एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको डिटर्मिनेंट भी लेना होता है जी का। कौन से जी का? हाँ, इस जी का। और फिर एडजॉइंट मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, जो कि आपका ये वाला मैट्रिक्स बनता है, ये किसके बराबर होता है? ये आपके इन्वर्स के बराबर होता है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है बेसिकली। ये है। ठीक है ना जी, ये इन्वर्स आ गया जी का। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा, V1 और V2 की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, -6 और -15। अब ये -6 और -15 अगर आप देखें तो ये बेसिकली वही वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। वही हैं कि फ़र्क है? वही है सर। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया आपका, एक गॉसियन हो गया, एक आपका मैट्रिक्स मेथड हो गया, और तीसरा मेथड जो है वो है आपका मैटलैब वाला। मैटलैब वाला आगे आ रहा है, उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास V1 और V2 आ जाएंगे तो फिर हम I2 I1 I2 और I3 जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास V1 V2 और V3 जब आ जाएंगे, बल्कि V1 V2 दो वोल्टेजेस ही हैं, तो आप अपना I1 I2 और I3 फाइंड कर सकते हैं, और वो इसने किया हुआ है। अब वो I1 I2 I3 फाइंड करने के बाद और V1 और V2 फाइंड करने के बाद जो फाइनल एग्जाम्पल है उसने सारा लेबल करके इसको किया हुआ है ऐसे। अब इस इक्वेशन से आप सारा कुछ वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना कितना वोल्टेज है और कितना कितना करंट है, और यहाँ पे KCL वेरीफाई हो रहा है या नहीं। और एक चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि योर KCL शुड बी सेटिस्फाइड एट एवरी नोड। ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका KCL सेटिस्फाई हो रहा है हर नोड पे, इसका मतलब है कि आपने न्यूमेरिकल ठीक सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर लें। अब अगर I1 आपका -1/2 मिली एम्पेयर आ रहा है, इसका क्या मतलब है नजीब? इसका क्या मतलब है? जी सर, क्या बता रहे हैं? अगर आपका I1 -1/2 मिली एम्पेयर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसके आगे से जब वो डिवाइड हो रहा है तो वो दोनों के साम के इक्विवेलेंट होगा।
नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन डायग्राम में थी ना, करंट उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये वहाफ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। जबकि जो इनिशियल हमारी डायग्राम थी जिसको हमने कंसीडर किया था, उसमें कहाँ फ्लो कर रहा था, डाउनवर्ड सर। ये वाली। जी सर। स्टैंडर्ड फिगर तो ये है ना। अरे एक स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर लें। जी जी, कर लेता हूँ कोई। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है, लेकिन एक्चुअली अगर ये माइनस निकलती है इसका मतलब है कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें I3 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, अच्छा एक मिनट नजीब, होल्ड करा जरा। ओके नजीब, तो ये देखिए इसमें जो I3 है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअली I3 आया है वो क्या आया है, वो आया है -5/2। इसका मतलब ये है, ये देखिए -5/2 आया ना I3। जी सर। और -5/2 का मतलब ये है कि ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जी सर। ठीक है। और ये वाला जो करंट है I2, ये 3/2 मिली एम्पेयर आया, +3/2। तो +3/2 जो है वो यहाँ से इस नोड से इस नोड तक क्यों ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस नोड के अंदर नजीब ये देखिए, नोड 1 है ना, इसमें कौन कौन से करंट एंटर हो रहे हैं, एक सर 1 वन मिली एम्पेयर मिलियन का पे। और एक ये 1.5 मिली एम्पेयर का, जी सर। आधा आधा मिली एम्पेयर का। तो जी एक और जी। आधा कितना होता है, ढाई। ढाई है ढाई सर, होता है थ्री ना। बाई टू वन। यस सर। और भाई ढाई नहीं होता नजीब, नहीं सर, थ्री डेढ़ बाई टू वन डेढ़- पॉइंट फाइव होगा ना। हाँ 1.5 होता है, 1.5 और ढाई में फर्क जी पता सर। है। जी जी सर। 1/2, 3/2 हो जाएगा टोटल। 3.2 नहीं, 3 डिवाइडेड थ्री बाई बाय 2। टू हाँ जी सर। 1.5। सॉरी, आपको मैंने अपना सियासी दबाव डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि चीज़ें फिर याद रहती हैं आपको। अच्छा जी। तो मेरी गुजारिश है बाकी स्टूडेंट से कि वो गैर ज़रूरी मैसेज ना करें, बल्कि कोई भी मैसेज ना करें। जब आपसे ज़रूरत पेश आए बात करने की तो तब आप जहमत फरमाएं बात करने की, वरना आप खामोश रहें। तो ये 3.2 मिली एम्पेयर आ गया इधर। ठीक है। अब 3.2 मिली एम्पेयर में से इस नोड पे आके हम ये देख रहे हैं कि 3.2 मिली एम्पेयर यहाँ से भी एंटर हो रहा है और यहाँ से 5.2 मिली एम्पेयर यहाँ से भी एंटर हो रहा है। ठीक है। तो निकलना कितना चाहिए, 4 मिली एम्पेयर। तो जी थ्री सर। बाई टू और +5/2 मिली एम्पेयर, ये तो हो गया 8/2 मिली एम्पेयर, जी। जबकि निकल रहा है फोर 4 के मिली इक्वल। एम्पेयर। अरे 8/2 4 के इक्वलेंट ही होगा। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। अभी आप तो तवज्जो दे रहे हैं ना, लेकिन बहुत से और लोग जो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज़ फिगर आउट करने में कि 3.2 + 5.2 इज़ एक्चुअली 4। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब ये दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यहाँ पे जो ऑथर कह रहा है कि KCL इज सेटिस्फाइड एवरी नोड, वो कैसे होता है। तो ये जो आज हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है, इसमें KCL फिर नजीब हम समझें कि ये सेटिस्फाइड है, जो 2-3 सालों से पढ़ाया जा रहा है, तकरीबन ठीक जी पढ़ाया जा सर। रहा है। जी सर। अच्छा, चलें आगे चलते हैं।
ओके, आगे क्या चीज़ है, आगे चीज़ है आपकी। अच्छा, अब ये एक चीज़ आपका रह गया, मैट मैट लैब से इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। और मैट लैब से इसकी कैलकुलेशन कैसे आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक जगह ना इसे सॉल्व किया हुआ है, हाँ, यूजिंग मैट लैब। ये देखें, ये अभी जो हमने अपना वो देखा है मैट्रिक्स, वो 2 बाई 2 था ना, उसमें दो जी सर। वोल्टेजेस फाइंड करने थे, V1 और V2। यहाँ पे जी कितने जी। वोल्टेजेस फाइंड करने हैं? 3। 3। तो हमारा जो ये इंडक्टेंस का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास उसका साइज क्या आ गया फिर? 3 बाई 3 सर। 3 बाई 3। अल्लाह आपका भला करे। तो इसको जब हम लोग, अब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स फिजिकली सॉल्व करना ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम मैटलैब में डाल के सॉल्व करते हैं ना, इसका एक जगह कोड यहाँ पे कहीं पे सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हम्म, अच्छा, इसका यहाँ पे मैटलैब के थ्रू भी सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन उसका ना बकायदा कोड है। अच्छा चलें, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने की सोल्यूशन है ना? जी सर, हो जाता है सर। और वो आप लोगों ने गालिबन एफएससी में किया भी है। जी सर। अगर आप लोगों को इस फॉर्म में ये इक्वेशन दे दी जाए, तो क्या आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके V1 V2 और V3 फाइंड कर सकते हैं? जी सर, हो सकता है, ट्राई किया जा सकता। हाँ, तो बस ये इस तरह हो जाना है। और अगर कैलकुलेटर से ना भी हो तो मैटलैब जो उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें तो ये प्रोविजन है। और ये देखें, इसमें ये 3 वोल्टेज है ना, V1 V2 और V3। जी जी। उसमें बाज़ दफ़ा 5-5 नोड्स होती हैं, 8-8 10-10 नोड्स होती हैं। और उसमें जो मैट्रिक्स है, वो 10 क्रॉस 10 वाला भी होता है बाज़ दफ़ा यहाँ पे, इंडक्टेंस का। तो अब आपकी उस बात का इनडायरेक्ट जवाब आ रहा है कि हमने इसको कंडक्टेंस की फॉर्म में इस तरह से लिखा है क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकें। और अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया तो फिर जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जिनमें हमारा कैलकुलेटर भी किसी हद तक दाखिल है, उसको यूज़ करते हुए हम लोग अपने ये अननोन वोल्टेजेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई है कुछ? जी सर। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल हम लोगों ने की है जिसमें दो नोडल वोल्टेजेस थे, ठीक है, ये एग्जांपल अब फिगर 3.5 वाली हमें सारी समझ में आ गई, ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन घंटा लगा के इसको सॉल्व किया। अब इसमें कितनी नोड्स थी, मैं दोबारा उसी चीज़ पे आता हूँ। इसमें 3 नोड्स थी। इस सर्किट को हम दोबारा देखते हैं। इसमें 3 नोड्स थी और 3 नोडल वोल्टेजेस थे। ये देखें, दोबारा समराइज करते हैं इसे। नोड 1, नोड 2 और नोड 3, 1 2 और 3। तीसरी नोड को तो हमने ग्राउंड कर दिया, खुद उसको ज़ीरो कह दिया, ठीक है। तो बाकी कितनी नोड्स बच गई? नोड 1 एंड नोड 2, जी सर। ठीक है। तो नोड 1 और नोड 2 जो है, ये इस पे दो अननोन वोल्टेजेस हैं, V1 और V2। ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। तो इन दो अननोन वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होनी चाहिए? दो। दो ही कोई नहीं। हाँ, यानी कि अगर 3 नोड्स हैं तो हमारे पास n-1 दो नोड्स होनी चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो ये मामला है। और फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अखीर मैंने 1:10 में ज़रूरी काम निकलना है, कोई गाड़ी तैयार कर दीजिएगा मेरे लिए, कोई भी, ठीक है। हाँ, कर दें, कर दें। शीशे वगैरह खोल दें, घर घर के बाहर ही रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा नजीब, तो इसमें ये मामला है कि अब ये देखिए, ये जो एक सर्किट है इसमें कितनी नोड्स हैं? चार। चार नोड्स है ना। इसमें एक को हमने ग्राउंड कर दिया है, जी ये सर। नीचे वाली देखें। जी जी। तो इसमें हमें अब पीछे तीन नोड्स के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 3। तीन। तो ये तीन इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारा, अगर अगर हम इन इक्वेशंस को उसी तरह ड्राइव करें, के सी एल एट नोड वन, के सी एल एट नोड टू और के सी एल एट नोड थ्री, ठीक है, तो ये सारी उसकी वर्किंग है बिल्कुल उसी तरह ही। अच्छा, अब के सी एल एट नोड वन, के सी एल एट नोड टू और के सी एल एट नोड थ्री, ये तीन इक्वेशन लगा के नजीब, ये हमारे पास उसी तरह तीन इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, ये तो 3.3 है ये सारी इक्वेशन। जी सर। और इन तीन इक्वेशंस को अगर मैं आई इज इक्वल टू जी वी वाले फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 3 क्रॉस 3। इसको वी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल आ जाएगा करंट के मैट्रिक्स के, ठीक है। और इसी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उसने सॉल्व यहाँ पे की हुई है, जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे सिंपल एग्जांपल में की है, और ये मैट्रिक्स आता है। और यहाँ पे अगर ये गिवन वैल्यूज़ हम डालते हैं सारी, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो इक्वेशंस आई हैं ना, ये वाली 3.3 वाली, ये बिल्कुल उसी तरह ही आई हैं जिस तरह आप लोगों ने अपना इक्वेशन निकाली थी सिंपल सर्किट के लिए। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको ये इक्वेशन निकालनी है कि किस तरह आई है। एक मैं निकाल के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत आसान है। ये पहली इक्वेशन जो है आई ए वाली, ये क्या है, ये आप नोडल एनालिसिस कर रहे हैं नोड वन पे। नोड वन पे जो इनपुट करंट है वो कौन सा जा रहा है? आई ए। आई ए आपका इनपुट करंट है। नजीब, हम थोड़ी देर में लेक्चर ऑफ कर रहे हैं, तो आप ये दो स्टूडेंट्स आए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी अटेंडेंस आपने मुझे फिर भेज देनी है बाद में, मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई ए इनपुट करंट है, और जो करंट आपका यहाँ से निकल रहा है वो क्या है? ये जो V1 डिवाइडेड बाय R1 है, ठीक है। एक मिनट, अजान हो रही है नजीब, इधर हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं। जी सर।